हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग टारगेट करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो पूछे जाने के चांसेस है दैट इज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना या फिर समझना। सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल लैंडमास इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट कितना लैंडमास कवर करता है उसके बारे में बताया है। और इस छोटे से डबड़े में क्या बताया है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में कितना पॉपुलेशन है वो। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लैंडमास कवर करने वाला कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया। तो एशिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकंड जो है एशिया का कितना परसेंट है, 29.20%। उसके बाद अफ्रीका आ जाएगा 20.40। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, ऐसे आता जाएगा। इसका मतलब परसेंटेज जो कवर करता है इस वाले पाई डायग्राम में वो लैंडमास का परसेंटेज दिया है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं। उसके बाजू वाले डबड़े में क्या बताया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रहता है। सो सबसे ज्यादा जो रहेगा 59.65%, यहाँ पे भी एशिया का पहला नंबर आता है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका का 16.96% है। उसके बाद थर्ड नंबर जो है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, उसका 9.69% है। उसके बाद फोर्थ नंबर साउथ अमेरिका का आता है जिसका 8.40% है, जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कवर करता है। उसके बाद चार हो गए। फिफ्थ नंबर किसका आता है यूरोप का 4.75%, और ऑस्ट्रेलिया सबसे कम है, ठीक है, 0.55%। सो इस तरीके से 6 कॉन्टिनेंट्स में अगर आप लोग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अनइवन है। उसका सिंपल सा आंसर यहीं पे है। ठीक है, जो एशिया है, एशिया में सबसे ज्यादा अराउंड 60% पॉपुलेशन रहता है। उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें अलग अलग परसेंटेज है, मतलब परसेंटेजेस अलग अलग है। हर जगह पे सेम परसेंट नहीं है, हर जगह पे सेम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। सो इसीलिए पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ओके, आई होप आपको पहला टॉपिक क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक पूछे जाने के चांसेस है दैट इज फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज रिलीफ। तो रिलीफ को देख लेते हैं क्या होता है रिलीफ वगैरह। रिलीफ मतलब जो जमीन से अपलिफ्टेड पार्ट्स है, ठीक है, जो भी उठे हुए हिस्से है जमीन के या फिर अर्थ के या फिर अपलिफ्टेड पार्ट्स ऑफ अर्थ, उसको क्या बोला जाता है, रिलीफ। तो उसमें लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, स्पेशली माउंटेन्स आ जाएगा, प्लेट्यूज आ जाएगा। ठीक है, वो सब देखते हैं। सो रिलीफ में पॉपुलेशन इज डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द फ्लैट प्लेन्स। नॉर्मली जो फ्लैट प्लेन्स रहते हैं वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे एक तो वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और दूसरा वहां पे रोड्स वगैरह बांधे जा सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जा सकती है, इसीलिए फ्लैट प्लेन्स और जो जेंटल स्लोप वाले एरियाज रहते हैं वहां पे पब्लिक ज्यादा रहती है, बिकॉज वहां पे रोड्स, इंडस्ट्रीज, रेलवेज वो सब क्रिएट किया जा सकता है, प्लस वहां पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। माउंटेन्स में कहाँ पे एग्रीकल्चर करना उतना ज़्यादा पॉसिबल होता है, सिर्फ गिने चुने क्रॉप्स को छोड़ के बाकी मेजर क्रॉप्स को माउंटेन्स में नहीं उगाया जा सकता। सो उसके लिए फ्लैट प्लेन चाहिए, और फ्लैट प्लेन में ये सारी फैसिलिटीज और एग्रीकल्चर किया जा सकता है। दैट इज वाई पॉपुलेशन वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड रहेगा। ठीक है, डेंसली रहेगा लोग। उसके बाद माउंटेनस एंड हिली एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड। सिंपल सी बात है, माउंटेनियस एरिया में या फिर हिली एरियाज में लोग कम रहेंगे। उसका रीजन क्या है, वहां पे फैसिलिटीज वगैरह डेवलप नहीं की जा सकती, वहां पे ज्यादा स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। उसके बाद इफ, यहां पे एक वर्ड बोला है इफ, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर अवेलेबल, मतलब अगर कहीं पे किसी माउंटेन एरिया में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब खेती वगैरह की जा सकती है, बेसिक इंडस्ट्री चलाई जा सकती है, थोड़ा बहुत मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल है, तो वहां पे पॉपुलेशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। ये एक्सेप्शन है, जैसे कि एग्जांपल देहरादून और लेह। देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड में है, लेह कहाँ पे, लद्दाख में है। सो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे माउंटेनस एरिया में अगर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल है तो फिर लोग रहेंगे, सिंपल। सो कंक्लूजन अगर हम लोग निकाले तो क्या हो सकता है, प्लेट्यूज और माउंटेनस एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वो मोर पॉपुलेटेड होते हैं। सो ये फर्स्ट फैक्टर था। देन नेक्स्ट फैक्टर क्या है, क्लाइमेट। ठीक है, अभी क्लाइमेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली कहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा और कहां पे पॉपुलेशन कम रहेगा इसके बारे में। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जो रीजन्स रहेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जो रीजन्स रहेंगे जैसे कि हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट,
हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट रहेगा, या फिर हेवी रेनफॉल वाले जो रीजन्स रहेंगे जैसे मौसिनराम वगैरह अपने मेघालय में है, सो दे आर अनकंफर्टेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। सो वहाँ पे लोग बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेबल क्लाइमेट अगर कहीं पे रहेगा, मतलब मिनिमल सीजनल वेरिएशंस, मतलब जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर्स रहते हैं, तो ऐसे क्लाइमेट में लोग ज़्यादातर रहते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन के क्लाइमेट में। ये मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी है यूरोप के साइड में, वहाँ पे उसके आजू बाजू में जितने भी कंट्रीज है, इटली, फ्रांस वगैरह, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट वगैरह, वो सारे जगहों पे ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन दिखेगी, बिकॉज वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, मिनिमल वेरिएशंस है, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी रहेगा वहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो एक तो रिवर वैलीज हो गई, दूसरा कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है। एक तो रिवर वैलीज, दूसरा कोस्टल एरियाज। रिवर वैलीज मतलब जो नदी के किनारे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वाटर अच्छा अवेलेबल होता है, ठीक है, डेली यूज़ के लिए वगैरह, उसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। दूसरा, कोस्टल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा रहता है, और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा रहता है कोस्टल एरिया में होने की वजह से। सो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल, नाइल वैली, नाइल रिवर का वैली, और इंडियन कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स है, जैसे गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक पूरा का जो जो साउथ इंडिया है, ठीक है, ऐसा। सो यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ वेस्ट बंगाल है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, ये सारे के सारे किनारे वाले जो पार्ट्स है, दैट देयर इज पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देयर, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट्स में भी, अगर कोई डेजर्ट है वहां पे भी पॉपुलेशन कहाँ पे रहेगी? ऐसे खुले डेजर्ट में कहीं पे भी नहीं रहेगी। आपको पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे छोटे मोटे लेक्स हो, ओएसिस हो, ठीक है। ओएसिस, ओएसिस का मतलब क्या होता है? छोटा सा लेक जिसके अराउंड लोग रहते हैं, जो डेजर्ट में पाया जाता है। सो एग्जाम्पल, फेलोदी इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे? तो अपने राजस्थान में है। और अल अहसा जो छोटा सा ओएसिस है, जो सऊदी अरेबिया में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि जहां पे वाटर अवेलेबल रहेगा वहां पे पब्लिक ज्यादा रहेगी, सिंपल। द नेक्स्ट है सॉइल्स। अभी सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पे अगर फर्टाइल सॉइल रहे, ठीक है, तो वहां पे पब्लिक ज्यादा रहेगी, बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चर अच्छे से किया जा सकता है। सो फर्टाइल सॉइल इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद लोमी सॉइल जो रहते हैं, जो स्मूथ सॉइल रहती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी रहती है, वो इंटेंसिव फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां पे सॉइल अच्छी हो वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, और जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहां पे पब्लिक ज्यादा रहेगी, सिंपल। एग्जाम्पल, फ्लड प्लेन्स ऑफ मिसिसिपी रिवर, और दूसरा गंगा रिवर। गंगा रिवर के आजू बाजू में बहुत सारी पब्लिक रहती है, जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल की पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ से गंगा रिवर बहती है। तो उसकी वजह से वाटर अवेलेबल भी है, और गंगा रिवर अपने साथ जो भी सैंड सॉइल बहा के लेके आती है वो किनारों पर डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्लेन बन गया है, दैट इज गंगा प्लेन्स। तो उस गंगा प्लेन्स में जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही अच्छी है, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, इसलिए वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, स्पेशली यूपी की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज को रिलेशन बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो क्रूड बर्थ रेट का मीनिंग क्या होता है, फिर डेफिनेशन क्या होता है। सो क्रूड बर्थ रेट और सीबीआर इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में पर 1000 पीपल के पीछे कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, उसी को क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर, नंबर ऑफ बर्थ शॉर्ट में लिखता हूं, पर 1000 पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ठीक है, ऐसा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? हम लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, ठीक है, मतलब हर 1000 लोगों के बीच पीछे कितने बच्चों का नंबर लाइव बर्थ हो रहा है, उसका जो टोटल रेट रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। अभी कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर, एक साल का नॉर्मली गैप लिया जाता है, तो एक साल में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है पर 1000 पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर, इंटू 1000 कर देंगे, तो आपका जो
फॉर्मूला है वो बन जाएगा और हमको किसी भी एरिया का हम लोगों को क्या निकाला जा सकता है, क्या निकालना आसान हो सकता है, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। ठीक है। सो सेकंड, क्रूड डेथ रेट, मतलब टपकने का रेट, सिंपल सी बात है। तो लोग कितने टपक रहे हैं या फिर मर रहे हैं, उसका जो रेट है दैट इज क्रूड बर्थ रेट, सॉरी क्रूड डेथ रेट। ओके। सो डेथ रेट में अपना डेफिनेशन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन द ईयर, मतलब एक साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है पर 1000 के हिसाब से। तो उसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ्स ऊपर आ जाएगा अपॉन टोटल पॉपुलेशन नीचे आ जाएगा। मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन द ईयर ऐसा ऊपर आ जाएगा, और टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर ये नीचे आ जाएगा, इनटू 1000 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट पता चल जाएगा, क्रूड डेथ रेट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली 5 स्टेजेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर एक दो स्टेजेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर एक दो स्टेजेस के अंदर की जो कंडीशंस होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। सो हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सबसे पहला जो है स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में पहला स्टेज है दैट इज हाई स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर हाई। ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, डेथ रेट भी ज्यादा होता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हो स्टार्टिंग का। ठीक है, बेचारा थोड़ा जूम आउट नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग का जो स्टेज है आपको दिख रहा होगा, दोनों सेम है। ठीक है, जो येलो लाइन है एंड ग्रीन लाइन है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है 40 के आसपास। सो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या दिखाई देगा, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम दिखाई देगा। इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज है वो भी देख लेते हैं। हाई बर्थ रेट्स ड्यू टू कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर लार्ज फैमिलीज, पहले के जमाने में लार्ज फैमिलीज को ज्यादा प्रेफरेंसेस दिया जाता था। उसके बाद नॉर्मली इस स्टेज में एग्रीकल्चर के ऊपर और प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है और टर्शरी एक्टिविटीज होती है, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, टर्शरी मतलब सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, टीचिंग सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, या फिर जो भी इंश्योरेंस सर्विस है वगैरह वगैरह, इसमें मिनिमम लोग काम करते हैं, ज्यादातर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस पे फोकस किया जाता है। उसके बाद लिमिटेड एजुकेशन होता है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, हाई फर्टिलिटी रेट होता है और लार्ज फैमिलीज को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इस स्टेज में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज होती है, डिसीज के रेट ज्यादा होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी ज्यादा होता है, टपकने का रेट ज्यादा होता है। और करंटली नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज इन दिस स्टेज। ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं है अभी के डेट में जो इस स्टेज में हो। तो ये सब था फर्स्ट स्टेज के बारे में। देन सेकेंड स्टेज, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बढ़ती है, तो बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लगा, बर्थ रेट उतना ही रहता है, डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, सो जो डिसीजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट वगैरह लिए जाते हैं। सो बर्थ रेट हाई ही रहेगा, लेकिन जो डेथ रेट रहेगा वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ा सा सुधार होता है, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी बर्थ रेट हाई ही रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ है सपोज करो, तो बर्थ रेट का जो ग्राफ है वो हाई ही रहेगा। उसके बाद मेनी डेवलपिंग कंट्रीज विथ हाई पॉपुलेशन आर इन दिस स्टेज, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है जो इस स्टेज में है, और इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे बर्थ रेट तो हाई लेवल पे है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है मतलब बूढ़े लोग मर नहीं रहे, वो भी जिंदा है। सो बर्थ रेट ऑलरेडी हाई है मतलब पब्लिक ऑलरेडी ज्यादा है, और लोग मर नहीं रहे मतलब वो भी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, तो टोटल अगर सम करेंगे तो पॉपुलेशन हाई लेवल पे ही रहेगी। सो दैट इज वाई उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज होता है
ओके उसके बाद फोर्थ स्टेज है, लेकिन उससे पहले थर्ड स्टेज भी है जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। थर्ड स्टेज में क्या होता है, नॉर्मली बर्थ रेट भी डिक्रीज होने लगता है धीरे धीरे और डेथ रेट भी डिक्रीज होने लगता है, तो दोनों का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेज जिसको लेट एक्सपांडिंग स्टेज बोला जाता है, जिसमें बर्थ रेट भी डिक्रीज होने लगता है धीरे धीरे और डेथ रेट भी डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, सो इस तरीके से इसमें नॉर्मली थोड़ा थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज होने लगता है, एडवांसेस होने लगते हैं, लोगों में अवेयरनेस आने लगती है, लिटरेसी रेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों डिक्रीज होने के कगार पे खड़े होते हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट फर्दर डिक्लाइन होता है और डिक्लाइन होता है, तो मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह और टर्शरी एक्टिविटीज जैसे कि सर्विसेज वगैरह उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से, एडवांसेस होने की वजह से डेथ रेट्स कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होती जाएंगी वैसे वैसे लोगों का छोटे मोटे डिसीज से मरने का रेट कम हो जाएगा, तो पब्लिक बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर नियरली इक्वल। ठीक है, मतलब डिक्रीज होने के कगार पे होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। एंड एग्जाम्पल कौन सा है, यूएसए। यूएसए इस स्टेज में फिलहाल है, फोर्थ स्टेज। उसके बाद लास्ट स्टेज देखते हैं, दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, यहां पे बर्थ रेट और डिक्रीज होता है, डेथ रेट और डिक्रीज होता है। सो वेरी लो बर्थ रेट एंड ऑलमोस्ट इक्वल और लोअर देन द डेथ रेट। मतलब यहाँ पे सपोज जो डेथ रेट है वो यहाँ पे है, तो बर्थ रेट यहाँ पे रहेगा। डी आर मतलब डेथ रेट, बी आर मतलब बर्थ रेट। सो बर्थ रेट डेथ रेट से भी डिक्रीज होता है और ये नॉर्मली नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि नए बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो नेगेटिव में ही चला जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, बूढ़े लोग ज़्यादा रहेंगे, चिल्ड्रन बहुत कम रहेंगे, बिकॉज बर्थ रेट लो है डेथ रेट से। उसके बाद यहाँ पे टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा उसका, एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का रहेगा, हेल्दी एनवायरमेंट रहेगा, अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी, एजुकेशन ज़्यादा रहेगा, सो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और कौन से एग्जाम्पल्स है, तो स्वीडन और फिनलैंड, ये एग्जाम्पल्स है जिन देशों में नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, ये फिफ्थ स्टेज में है, जहाँ पे बर्थ रेट बहुत लो लेवल पे है, बिकॉज अवेयरनेस, एजुकेशन और एडवांसमेंट ऑफ फैसिलिटीज, एंड डेथ रेट भी ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है उनको कवर किया। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा सारी के सारी चीज़ें। कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।